हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपने एंशंट इंडिया के सेवेंथ चैप्टर को, जो कि है अशोका से रिलेटेड। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कॉन्टिन्यूटी में देखेंगे जहाँ पर हमने अपना चैप्टर 5 छोड़ा था। और चैप्टर 5 जैसा कि आप जानते हो हमारा रिलेटेड था जनपद एंड महाजनपदार से। तो उस डिस्कशन में हमने यहाँ तक चैप्टर को कहकर छोड़ दिया था कि कुछ कुछ किंगडम्स इमर्ज होने लग गए थे, राजा का कंसेप्ट आ गया था। उनमें से कुछ पावरफुल 16 किंगडम्स इमर्ज होकर आए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं महाजनपद। अब इन 16 में से एक पावरफुल बनेगा एम्पायर, और ये होगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला एम्पायर। तो आपने हड़प्पा से लेकर अभी तक की कहानी को जिस हिसाब से ट्रेस करा है, वो पूरी की स्टोरी ऐसे कुछ चलती हुई आई है। और अब हम लोग फाइनली मौर्यन एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अशोका द एम्परर हु गेव अ वॉर। साल 2020 में प्रीलिम्स में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन निकला था। मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन था वो। और किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स के अंदर या फिर एक ऊपर लेवल की बुक के अंदर या कोई भी एक स्टैंडर्ड या फिर एक कोचिंग का कोई भी सोर्स हो, वो वहाँ पर आपको मिलना मुश्किल था, क्योंकि डायरेक्टली वो लाइन यहाँ से उठाई गई थी। तो एनसीईआरटीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे अगर हर सब्जेक्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन भी फंस गए तो 12 क्वेश्चन भी अगर कुछ ऐसे आ जाते हैं, या 8 से 12, तो 16 से 24 नंबर के बीच में हमारे आराम से हमारे हाथ में होते हैं, जो कि हमारा टाइम भी बचाते हैं और जल्दी से हम अपने आंसर को मतलब मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। और मेंस में हमें एनसीईआरटीज़ के जो छोटे लेवल होते हैं 6, 7 और 8th क्लास, वहाँ से हमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये आप धीरे धीरे करते गए जब एनालिसिस सीख जाओगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं। रोशन के पास कुछ पैसे हैं। रोशन अपने हाथ में कुछ जो नोट्स हैं वो ग्रैस्प करा हुआ है, जो कि उसके दादाजी ने उसको उसके बर्थडे पे दिए थे। ठीक है, करी हुई है। अच्छा, लड़की है, ओके। वाइल शी वेडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी, वो एक नई सीडी खरीदना चाहती है, बट शी ऑल्सो वांटेड टू सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स। ये जब इसके हाथ में नोट्स होते हैं तब ये देखती है, ये नोटिस करती है कि नोट के ऊपर गांधी जी का एक स्माइलिंग फेस प्रिंटेड है राइट साइड पे, और कुछ छोटे छोटे लाइन्स बन रखे हैं लेफ्ट साइड पे। अब वो ये वंडर करती है ये लाइन जो है वो नोट पे यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं। इसके पीछे की कहानी हम लोगों को जाननी पड़ेगी, जो कि मौर्यन एम्पायर से एंड पर्टिकुलरली अशोका द ग्रेट से रिलेटेड है। अ वेरी बिग किंगडम अ एम्पायर, ये जो हेडिंग है ना, ये आपको एक प्रकार से एम्पायर की डेफिनेशन भी दे रही है। ये हेडिंग, एक बहुत बड़ा किंगडम को हम लोग एम्पायर बोलते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं इसके बारे में। जो लायंस हम अपने नोट पर और अपने कॉइन पर कभी कभार देखते हैं, इनका एक लंबा इतिहास है। ये आज से बहुत साल पहले स्टोन पर इंस्क्राइब करे गए थे। काफ इंस्क्राइब नहीं बोलना चाहिए, काफ करे गए थे, यानी कि पत्थर को काट काट के बनाए गए थे। और ये एक बहुत बड़े स्टोन पिलर पर रखे गए थे, जो कि सारनाथ के अंदर लोकेटेड है, जहां पर हमने बुद्धा से रिलेटेड लाइफ इवेंट पढ़ा था चैप्टर 6 में। अशोका एक अभी तक का एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री इंडिया की अशोका के बिना इनकम्प्लीट होती है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, जो कि अभी तक के इतिहास में प्रचलित है एंशियंट हिस्ट्री में। और इसकी जो इंस्ट्रक्शन थी, यानी कि जो भी अपने सब्जेक्ट्स आप समझते होगे, लोगों को, जनता को समझाना चाहता था, कोई भी मैसेज देना चाहता था, उन मैसेजेस को इसने हार्ड सरफेस पर इंस्क्राइब करा, जो कि जनरली पिलर्स के ऊपर इंस्क्राइब करे जाते थे या फिर रॉक सरफेस के ऊपर इंस्क्राइब करे जाते थे। आगे बढ़ने से पहले राइटर हमें ये बोलते हैं कि ये देखने से पहले कि इन इंस्क्रिप्शंस पे लिखा क्या जाता था, हम लोग ये देखते हैं कि इसके किंगडम को एम्पायर क्यों बोला गया। जो एम्पायर अशोका फाउंड करता है, ठीक है, अशोका जो रूल करता है वो फाउंड करा गया था इसके दादाजी के द्वारा। इसके दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आज से लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त जो था वो एक ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा सपोर्ट करा गया, एक जमीन से उठाया गया, सड़क से उठाया गया एक लड़का था, और उसको गद्दी पर बिठाने का काम और पहला
ग्रेटेस्ट एम्पायर बनाने का काम एक ज्ञानी व्यक्ति ने करा था जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य, और कई कई जगह पर इसको हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो आप ये नाम याद रखना, आप इनको चाहे चाणक्य बोल लो, विष्णुगुप्त बोल लो या कौटिल्य बोल लो, एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है। चाणक्य के जो आइडियाज हैं वो एक बुक में लिखे गए हैं जो कि है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर ही चाणक्य ने बड़ी सारी बातें करी हैं कि फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से होनी चाहिए, एनिमीज को हराना है तो उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स होनी चाहिए। जो हम जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ भी करना है तो भले साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इसको करो, तो ये जो नीति थी साम दाम दंड भेद, ये क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा इनकी डंडा नीति की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, जिसके ऊपर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप कह सकते हो कि बेस्ड है। और पहली बार एंशिएंट इंडिया में अगर इंडिया की कोई फॉरेन पॉलिसी थी तो वो हमें चाणक्य नीति से देखने को मिलती है, ना कि चाणक्य के आइडिया से देखने को मिलती है, जिसको कंपाइल करा गया अर्थशास्त्र जैसी बुक में। यहां पर इस टाइम पर एक फॉरेन ट्रैवलर भी था जो कि आता है, मैं इसके बारे में पहले ही बता देता हूं आपको, मेगस्थनीस। जैसे चाणक्य की बुक का नाम अर्थशास्त्र था ना, मेगस्थनीस की बुक का नाम क्या था? इंडिका। ये वाली बात याद रखना, ओके। अब ये देखो, ये साइड में एक पिलर है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी इंस्क्रिप्शन आपको मतलब डिटेल दे देता हूं इस इंस्क्रिप्शन के बारे में, इस कार्विंग के बारे में। ये लायंस हैं जो कि 4 लायंस हैं, ठीक है। ये एबैकस पे खड़े हुए हैं, इसको एबैकस का स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और ये इन्वर्टेड लोटस स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड उल्टा लोटस कमल जैसे होता है। अब कमल को तो या कुल मिलाकर आप समझते हो ना कि मतलब उसको तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये आप देखो ये उल्टा कमल है कुछ ऐसे, ये ऐसे रखा गया वाला कमल, ठीक है। तो यहां पर बात क्या है कि ये इन्वर्टेड लोटस स्ट्रक्चर है। और ये जो आप एनिमल्स देख रहे हो ना, जैसे एक ही एनिमल, कुछ आपको बुल दिख रहा है, कुछ हॉर्स दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, यहां पर 4 एनिमल्स हैं। और ये 4 एनिमल्स, लेट मी टेल यू, मैं बहुत डिटेल में आपको आर्ट एंड कल्चर में कवर करवाने वाला हूं। दीज 4 एनिमल्स आर रिलेटेड टू द 4 प्रोमिनेंट लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के जीवन काल के ये 4 एनिमल्स उनके 4 चीजों को दर्शाते हैं। ये जो चक्र है जो कि हमारे तिरंगे में है, ये बुद्धा का दिया हुआ कंसेप्ट है धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि जो वक्त का पहिया है और जो धर्म का पहिया है वो घूमते ही रहता है, समय के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो बदलती थी, बदलती हैं और बदलती ही रहेंगी। और उसी के अकॉर्डिंग धर्म का कंसेप्ट बदलता है। तो यानी कि ये 4 चीजें, और ये 4 शेर का मतलब बहुत कुछ है कि अशोका की ब्रेवरी या फिर कुछ भी। मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि आपसे अगर पूछा जाए तो क्रिस्टल क्लियर इधर उधर की बातें ना करके सिंपली आप लिख कर आ सकते हो डेट अशोका वॉज अ चक्रवर्ती सम्राट, चारों दिशाओं का शेर था। ये चीज है। और भी गहराइयां हैं इस इमेज के बारे में जो कि हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा लेवल प्रोसीड करता जाएगा, अभी हम 6 क्लास में हैं, मैं और बताते चलूंगा, वरना पूरा का पूरा लेक्चर 1.5-2 घंटे का सिर्फ इस स्ट्रक्चर के ऊपर लेना पड़ेगा मुझे। इसलिए मैं ओवरव्यू आपको बस देना चाह रहा हूं, ठीक है। आगे सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायनेस्टी का मतलब क्या होता है। जब सेम फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो रूलर बनते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, उसका मतलब पहले दादाजी, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ऐसे करते करते ऐसी फैमिली को हम लोग बोलते हैं डायनेस्टी। मौर्यस डायनेस्टी थे। कैसे? दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, पापा का नाम था बिंदुसार, और ग्रेटेस्ट रूलर बिंदुसार का बेटा अशोक। इसलिए मैंने आपको बताया था बिंदुसार और बिंबिसार में कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग डायनेस्टी के रूलर थे। एक था बिंबिसार और एक है बिंदुसार। अशोका के पापा का नाम बिंदुसार था, ना कि बिंबिसार। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, ये चीज याद रखना, इनके और इनके बीच में कोई भी लिंक नहीं है। ऐसी एक रूलर है हिस्ट्री के अंदर जिसने बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित करवाई थी, काल अशोक। अशोका और इसके बीच में कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है।
ये अलग रूलर, ये अलग रूलर, ठीक है। अशोका के बेटे का नाम नहीं था कालाशोक, कालाशोक एक दूसरा था। ऐसे ही अशोका के पापा का नाम बिंदुसार था, ना कि बिंबिसार। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले एक छोटी सी चीज बताता हूं। देखो, जो चाणक्य था, जो चाणक्य था, चाणक्य किसी से ना ह्यूमिलिएट होकर आया था। उसकी निंदा हुई थी भरी सभा में। अब वो इसका दोस्त हुआ करता था। मैं भी नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। स्टोरी में क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए और इंटरेस्टिंग बनेगी। निंदा हुई, वो उसका दोस्त था, और भरी सभा में इसका मजाक उड़ाता है। उस सभा में चाणक्य कसम खाता है कि जब तक तुम्हारे किंगडम को ध्वस्त ना कर दूं, मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ब्राह्मण था, चोटी बांधता था चाणक्य। कहते मैं चोटी नहीं बांधूंगा अपनी कभी भी, जब तक मैं तुम्हारे किंगडम को ध्वस्त न कर दूं और तुम्हें पराजित न कर दूं, तुम्हें डीथ्रोन न कर दूं तुम्हारी गद्दी से। गुस्से में रास्ते से जा रहा होता है, जंगलों के रास्ते से, तो देखता है सड़क के किनारे या फिर जहां पर भी जंगल वो जो था, पेड़ के आसपास किसी एक एरिया में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा जो है वो खेल नहीं रहा है, वो सबको बता रहा है कि ऐसे खेलो वैसे खेलो, वो सबको हुक्म दे रहा है। और सारे बच्चे सेम एज के हैं, जबकि उसकी बात मान भी रहे हैं। सेम एज के बच्चे हैं सारे के सारे, लेकिन जो ये पर्सन सबको बोला कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे खेलो, ऐसे नहीं, वहां से भागो, ऐसे नहीं, इसके पीछे छुपो, वो उसकी बात मान भी रहे हैं सारे के सारे बच्चे। तो यानी कि चाणक्य ने ध्यान से इसको बैठकर अपने गुस्से को शांत करा और उसको अपने गुस्से का एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक पात्र बनाया। खुद तो लड़ नहीं सकता था, लेकिन चाणक्य किसी को कुछ बना सकता था। जैसे अब अगर यूपीएससी की कोचिंग लेनी है तो आईएएस थोड़ी ना पढ़ाने आएगा। कौन पूरे वर्ल्ड में कौन सा आईएएस पढ़ा रहा है? लेकिन आईएएस बनते तो उसी के हाथों हैं जो कि खुद आईएएस नहीं बना। ये भी तो होता है। ये भी तो होता क्या, यही होता है कि जो आईएएस खुद नहीं बना उसी के हाथों आईएएस बनते हैं लोग। प्रधानमंत्री दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, लेकिन एक पर्सन उसको रास्ता जरूर दिखा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किन किन रास्तों से जीवन के गुजरना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री की गद्दी मिल जाएगी एक दिन। इसी प्रकार से चाणक्य खुद तो अपने आप में कुछ नहीं था, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और यही लीडरशिप क्वालिटी इसने इस बालक में देख ली थी, इस बच्चे में देख ली थी, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। ये कहता है मेरे जीवन का लक्ष्य आज से तुम हो, तुम्हें मैं इस प्रकार से ट्रेन करूंगा। एंड रिमेंबर, आगे एक और बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, चंद्रगुप्त का बैकग्राउंड क्या है ये इतिहास में कोई नहीं बता सकता। इसके बारे में कोई ट्रेस नहीं, क्योंकि जमीन से उठा हुआ एक पता नहीं अनाथ था क्या था, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। लेकिन ऐसे इसने लीडरशिप क्वालिटी देखी और इसको उठाया। धीरे धीरे करके इतनी नर्चरिंग करी इसकी, इतनी ज्यादा नर्चरिंग करी, पालन पोषण करा इसका, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाया, पढ़ना लिखना सिखाया, एक्सपर्ट बनाया इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, मिलिट्री स्किल्स में, वॉरियर स्किल्स में, हर चीज में एक्सपर्ट बनाया, ज्ञान दिया, टेस्ट लिए इसके बड़े सारे। अब इसी के ऊपर बड़े सारे सीरियल्स भी हैं, आपने कभी देखे होंगे, या कोई सीरीज देखी होगी, या फिर कोई ऑडियो बुक्स होती हैं जैसे, या बुक भी पढ़ी होगी। चाणक्य इतना ग्रेट पर्सन था कि जमीन से उठे हुए सड़क के किनारे एक लड़के को उठाकर वो एक हिंदुस्तान की पहली डायनेस्टी तो छोड़ो, डायनेस्टी तो कुछ किसी की भी हो सकती है, हिंदुस्तान का पहला एम्पायर का गठन करता है। तो सोचो जरा, कुछ तो बात होगी उसमें कि एक पर्सन को जीरो से उसने हीरो बना दिया। नाम यहां पर चंद्रगुप्त की तारीफ का नहीं है, चाणक्य के सपोर्ट का है। चाणक्य जो भी चीज बोलता था, सिखाता था, चंद्रगुप्त उसे अच्छे फॉलोअर, अच्छे स्टूडेंट की तरह वर्ड टू वर्ड लिखता जाता था कि गुरुजी कुछ बोले और मुझसे कुछ मिस ना हो जाए, जो कि जिंदगी जब मेरा रियल इम्तिहान लेगी तो ऐसा नहीं कि मैं फेल हो जाऊं। सबसे पहला लक्ष्य की प्राप्ति चंद्रगुप्त यही करता है कि जिसने उसके गुरु को ह्यूमिलेट करा था,
चुटकियों के खेल में एक ताश के पत्तों की तरह बाएं हाथ के उसके लिए खेल था, उसका किंगडम पराज करके घुटने टिकवा देता है और उसको पैरों पे ले आता है चाणक्य के। चाणक्य और चंद्रगुप्त को यह लगता है आने वाली जो हमारी पीढ़ी है गुरुजी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस ज्ञान को, इस चीज को भूल जाएं। तो एक कंपाइलेशन करना शुरू करता है चाणक्य। इसी को कहते हैं अर्थशास्त्र। इसी बुक में चाणक्य ने सारी नीति, फॉरेन पॉलिसी वगैरह ये लिखी। और यही जो चीज है कि अशोका को बनी बनाई स्किल दादाजी के हाथ से मिली थी, जिसकी वजह से वो चक्रवर्ती सम्राट आसानी से बन पाया। होता क्या है, बहुत सारी चीजें हर कोई करता है, लेकिन ऑलरेडी जिसकी फैमिली में जो ट्रेडिशन चला आता है उसको मतलब वो चीज ज्यादा सीखनी नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी पीढ़ी जो है वो बड़े टाइम से मिठाइयाँ या कोई अचार या पापड़ बना रही है, 200 300 400 साल से बन रहे हैं। आपको उस स्किल को सीखने के लिए सीखना भी नहीं पड़ेगा। आप ऐसा मान लो कि आप अभिमन्यु हो, ऑलरेडी माँ के पेट से ही सीख कर आए हो। सिमिलरली ये चीज अशोका के साथ होती है, लेकिन अशोका इतना ब्रेव माना जाता है। कुछ कहावतें होती हैं, अब हिस्टोरियंस कभी कभार एग्जैजरेट भी करते हैं, कोर्ट पोएट्स वगैरह, कोर्ट हिस्टोरियंस वगैरह, क्रॉनिकलर्स वगैरह। तो वो ये बोलते हैं अशोका जब छोटा था तो वो शेर के दांत गिन लेता था जब वो बच्चा था, शेर को गोदी में पकड़कर, इतना ब्रेव था। अब ये कहने वाली मतलब ये बातें होती है। ये ऐसा सेम कहावत इसके बारे में कौन था, टीपू सुल्तान के बारे में कही जाती है कि एक बारी वो अपने मतलब ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा सपोर्टर था टीपू सुल्तान, हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो कहते हैं एक बारी अपने जंगल में घूम रहा था और उसके पास बहुत अच्छे अच्छे मतलब वेपन्स होते थे, बहुत मतलब अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे से दिखने वाले। तो उसका एक बहुत फेमस अच्छा सा वेपन रिवॉल्वर गिर जाती है इसके हाथ से, जो भी होती है वो पिस्टल, रिवॉल्वर, कट्टा कह लो, जो मर्जी। और शेर का सामना खुद करता है और अपने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्त को भी बचाता है, और शेर को पूरा चीड़ फाड़ कर उसके दांत गिनता है। टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ ऐसी कहावतें, कुछ ऐसी उसके बारे में ब्रेवरी के बारे में जो उसकी प्रशंसा है, जो प्रशस्ति जैसे आप कहते हो जिसको हिस्ट्री में, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में भी है। तो और ऐसी सेम चीज़ अशोका के बारे में भी बोली जाती है। ये हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू। यहां पर जो चाणक्य है, चाणक्य नीति है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग सजा देने की जो प्रक्रिया, डंडा नीति, हम सब पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल में हम इसको हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा डिटेल में वैसे हम हिस्ट्री में झलक जरूर देखेंगे इसकी, लेकिन ये ज्यादातर अगर मैं सिर्फ अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति या डंडा नीति का या साम दाम दंड भेद का अगर मैं वर्ड का जिक्र करूं, ये हिस्ट्री से ज्यादा हमारे पीएसआईआर का पार्ट है। जो पीएसआईआर लेवल से प्रिपेयर करता है ना यूपीएससी को आज के समय में, तो सिलेबस इतना ज्यादा बढ़िया है कि आपके पास जीएस पेपर 1 में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपके पास ऐसे ऐसे यूनिक पॉइंट होंगे जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल वाला बच्चा भी नहीं लिख सकता। वो बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों? उसके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, वो तो जनरली जीएस की किताबें ही पढ़ेगा। और हमारा आंसर यूनिक बनकर हमें 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 3 नंबर का मतलब ये होता है लिस्ट में कम से कम 30 रैंक ऊपर हो जाना। ओके। एक था इसकी पॉलिसी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो क्या कहते हैं उसको, विश कन्या। इसने इस चीज को प्रेस करा है, विश कन्या के कंसेप्ट को। ऐसी इसने बोला कि कभी भी अपने एक जैसे एनिमी का एनिमी हमारा फ्रेंड होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आईआर में ये चीज बहुत काम आती है। हजारों साल पहले चाणक्य बोलकर चले गए थे इस बात को। यानी कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच में फॉर एग्जांपल अगर दुश्मनी है, पाकिस्तान और नेपाल के बीच में दुश्मनी है, तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन और उसका दुश्मन कौन, नेपाल। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी कि नेपाल हमारा दोस्त। ये चीज यूज कैसे करनी होती है, जीएस के पेपर के अंदर चाणक्य की फॉरेन पॉलिसी, बीइंग अ पीएसआईआर स्टूडेंट, जीएस पेपर 2 में आईआर में यूज करेंगे हम। और तब हमें पेपर 2 में आईआर के क्वेश्चन लोग सोचते हैं कि मेंस 365 पढ़ जाओ तो उससे काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा है तो कर लो क्वेश्चन अटेम्प्ट जाके। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, नैम, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, I2 U2, कहां था ये मेंस 365 में? कहां आ रहे हैं क्वेश्चंस बताओ।
और मनगढ़ंत कहानियां लिखोगे। मतलब इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी का एक सिस्टम होता है। सुबह सुबह ऐसा नहीं होता कि मोदी जी ने सोचा कि आज चलो यार मेरा घूमने का मन है, लगाओ प्लेन और चलते हैं बुर्किना फासो, ऑस्ट्रेलिया, फोंगा फूटी, ऐसे ऐसे देश जिनके नाम भी नहीं सुने। ऐसा नहीं होता। हमारे हर कंट्री से एक पर्टिकुलर निश्चित समय पर डील करने की एक नीति होती है, एक समय होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है। ये जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकता है। हर चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिहेव करती है। ये चीजें इंडिया में आज के टाइम में आईएफएस ऑफिसर से ज्यादा भूमिका, यानी कि आज की फॉरेन पॉलिसी को इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है। क्यों? प्रेज इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर को नहीं, चाणक्य को जाता है इसके लिए। ही डिजाइंड आवर फॉरेन पॉलिसी। बाद में नाम इंडिया भारत जो मर्जी कह लो हो गया, वो आज तक वो चीज कंटिन्यू रही है। बोरोड लेगेसी तो है ही, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। कैसे बोरोड लेगेसी है ये भी बता देता हूं। तुम इसी को देख लो, इसको देख लो, ये तिरंगे में दिखता है कि नहीं दिखता? ये चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन, ये एबैकस, चार शेर सिंबल है कि नहीं है? आईपीएस की कैप में, पुलिस वालों की कैप में लगा रहता है ये चीज। ये चीज है। आगे बात करते हैं हम लोग। इस एम्पायर के अंदर, मौर्यन एम्पायर के अंदर बड़ी सारी सिटीज थी जो कि आपको यहां पर ब्लैक डॉट से दिख रही हैं। ये तक्षशिला, मैं इसको इससे मार्क कर देता हूं, जरा हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। हिस्ट्री के लेक्चर में मैंने बताया था हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बॉर्डर हमेशा से ज्यादा पोरस रहता है, खतरनाक रहता है। ये गेटवे रहता है हमारे इंडिया में, दुश्मनों के घुसने का साया रहता है। अब आप ध्यान से अगर इसको फिर से देखो, तक्षशिला, यहां पर इसकी रेलेवेंस क्या होगी? उज्जैन, ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, मध्य प्रदेश में है, और मेन कैपिटल पाटलिपुत्र। देखते हैं राइटर हमसे क्या कहना चाह रहा है। बड़ी सारी ये जो सिटीज हैं, स्पेशली जो ब्लैक डॉट में मार्क्ड हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगी कैपिटल मौर्यंस की, पाटलिपुत्र, इसके अलावा तक्षशिला और उज्जैन। अगर हम लोग बात तक्षशिला की करें, जो कि काइंड ऑफ आपको पाकिस्तान में देखने को यहां पर मिल रहा है, तक्षशिला एक गेटवे था, रास्ता था नॉर्थ वेस्ट का। और नॉर्थ वेस्ट हमेशा दुश्मनों की साइड से भरा रहता है। हड़प्पन अच्छी भली जिंदगी जी रहे थे, आर्यंस भी यहीं से आए। हमेशा आप एंशियंट और मेडिवल में कोई भी दुश्मन, ट्रेडर, इंट्रूडर, कोई घुसपैठ, कोई जासूसी करने वाला, कोई ट्रैवलर, जर्नली आप देखोगे, जर्नली मोर देन 80-90% ऑफ द टाइम्स वो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से ही आते हैं, अगर वो लैंड रोड से आ रहे हैं तो। ठीक है, ये जो तक्षशिला था ये गेटवे था, एक दरवाजा था नॉर्थ वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट के लिए, जो कि सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर सकता था। और जो उज्जैन था वो नॉर्थ टू साउथ इंडिया के रूट पर लाया करता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन इन सिटीज में रहते थे। दूसरे एरियाज के अंदर कुछ गांव थे जहां पर किसान और गाय, भैंस, भेड़, बकरी चलाने वाले हर्डर्स रहते थे। कुछ कुछ एरियाज के अंदर जैसे सेंट्रल इंडिया, कुछ जंगल थे जहां पर लोग जो थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते थे और एनिमल्स को हंट करते थे फूड के लिए। यानी कि आपको एक ओवरव्यू बताया जा रहा है कि मौर्यन एम्पायर जब फाउंड हो रहा था तो उस टाइम पर ये स्थिति क्या थी। ये कोई नई बात नहीं है, ये चैप्टर 5 की ही एक बात यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। महाजनपद के टाइम की बातें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। जो लोग थे इस पूरे के पूरे एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में, वो अलग अलग भाषा बोलते थे। जनरली यहाँ पर पाली और प्राकृत बहुत प्रचलित थी, पाली एंड प्राकृत। ओके, जैसा कि हमने बुद्धा में देखा था चैप्टर में, लोग यहाँ पर अलग अलग टाइप के खाना खाते थे और अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते थे। तो नॉर्मल इन्होंने आपको सोशियो पॉलिटिकल और ये सब स्ट्रक्चर बता दिया इस टाइम का। ठीक है, जिन प्लेसेस पर हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो रेड डॉट से मार्क्ड हैं।
ये एम्पायर का पार्ट ही थे, ठीक है। यहां पर देखो जैसे ये सारे के सारे मानसेरा, शहबाजगरी, लंपक, कांधार, कलसी, मेरठ, टोपरा, बहापुर, लुम्बिनी, कौशंबी, रूपनाथ, सांची। क्या करना, यहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले हैं। आने वाले टाइम में जैसे ही हमारा लेवल बढ़ेगा मौर्यन एम्पायर को पढ़ने का, हम लोग 17 मेजर और माइनर रॉक एडिट्स पिलर करने वाले हैं। हर किसी पिलर में पिलर नंबर 4, 5, 6, 2, 1, 17, 13, 16, इसमें अशोका ने क्या मैसेज दिया है, कौन सी बीवी का नाम क्या है, उसने एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल बनने चाहिए कौन से पिलर में बात करी, ये आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले एक लिस्ट बनाना कि ये जो साइट्स दे रखी हैं आपको यहाँ पर 6 क्लास के अंदर, ये आज के टाइम में ये कहाँ देखने को मिलती है, इनकी न्यू लोकेशन क्या है ये, और न्यू लोकेशन के साथ ये इंडिया में है या फिर किसी फॉरेन कंट्री में है। जैसे कांदाहार, हमने हिस्ट्री में जब शुरुआत करी थी, याद होगा आप सबको, अमित आपको याद होगा कि हमने कांदार पिलर इंस्क्रिप्शन देखी थी अशोका की, है ना। ऊपर में उसके कुछ और लैंग्वेज लिखी गई है फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में कुछ और लैंग्वेज लिखी गई है, अरेमिक और वो है ना दे रखा था वहां पर। अब ये चीज क्या दिखाता है हमें कि अशोका चक्रवर्ती सम्राट इस प्रकार से था कि चारों दिशाओं में उसकी दिशा इंडिया के बाहर भी फैली हुई थी। आई रिपीट, अशोका का चक्रवर्ती सम्राट होना इस तरफ इशारा करता है कि उसकी चारों दिशाएं इंडिया के फ्रंटियर्स के बाहर, इंडिया के बियॉन्ड भी फैली हुई थी, लाइक अफगानिस्तान, क्योंकि कांधार आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो ये पाकिस्तान वाली जगह है, ये लंपक आप बता करोगे ये कहाँ पर है, कांधार अफगानिस्तान में है जैसे, और कुछ देखने को आपको मिल रहा है और कोई कंट्री नहीं, इतनी है। तो जैसे यहाँ पर वो आपसे पूछ भी रहा था राइटर, देखो नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, विच इंडियन स्टेट्स वर आउटसाइड द एम्पायर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा एम्पायर के बाहर था, ठीक है। और ये जो एक्सट्रीम साउथ इंडिया का जो पोर्शन है ये भी एम्पायर के बाहर था, ओके। तो चक्रवर्ती का मतलब ये नहीं है कि ऑलमोस्ट पूरी चारों दिशाएं की कोई भी नहीं छोड़ा, लेकिन एक बोलने का बस वो तरीका होता है। ऑब्वियस ही बात है। अब आप कहोगे कि यहाँ कब्जा क्यों नहीं करा, बात सिर्फ कब्जा करने की नहीं होती, लैंड का मतलब ये नहीं होता। देखो इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी भी होंगी जहाँ पर दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी कोठियाँ की जितनी बड़ी बड़ी ज़मीन है, मैं वो 2.5 से 5 लाख रुपए में भी ले सकता हूँ। ऐसे इंडिया में बहुत देहाती गांव या कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल इंटर में मतलब बिल्कुल इनर सर्कल में जाकर कहीं ना कहीं ऐसे एरियाज पड़े होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं 2.5 लाख रुपए ऐसी जगह पर लगा दूं जिसकी डेवलपमेंट या कोई फ्यूचरिस्टिक स्कोप ही नहीं है, जिसका ऐसा लैंड खरीद के मैं अकेले वहां पर हवेली बनाकर खुश होता रहूं क्या, आइलैंड में अंडमान निकोबार चला जाऊं क्या। जहां पर रूलर का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट लाए करेगा वहीं पर तो वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा, एक्सपेंसिव पॉलिसी वहीं तो अपनाएगा। तो ये इसका रीज़न होता है कि अगर आपको आए कि चक्रवर्तिन जो है वो प्रॉपर तरीके से चक्रवर्तिन क्यों नहीं है, कि जैसे आपको दिख रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, ये हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, टॉप का जम्मू और कश्मीर वाला एक खाली पड़ा हुआ है। नहीं, बात यहाँ पर खाली पड़े रहने के लिए श्रीलंका खाली पड़ा हो नहीं, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे तभी तो मतलब कोई रूलर जो है वो एक्सपेंशन करेगा अपने एम्पायर की। अब ये टर्म्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप जैसे ये शाहबाज गरी है 2019 के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं अक्सर बताते हुए आया हूँ आपको। एक क्वेश्चन था हड़प्पा से रिलेटेड था कि इनमें से क्या हड़प्पा की साइट है या नहीं है। अगला ही क्वेश्चन अशोका से रिलेटेड था कि इनमें से कौन सी अशोकन साइट है क्या नहीं है। अब इसमें जो स्टेटमेंट नहीं थी, 4 ऑप्शन ही थे, इसमें भी 4 ऑप्शन थे, इसमें भी 4 ऑप्शन थे। इसमें एक ऑप्शन जो दे रखा था वो ऑप्शन एक ऑप्शन यहां पर भी था। तो एलिमिनेट करने का, जिसका शांत दिमाग होगा, जिसके दिमाग में शोर नहीं होगा, तो वो बस आगे थोड़ा सा पेपर पलटा के देख लेता। अगला ही क्वेश्चन था कि वो बस ध्यान से इस बात को देख लेता कि यार यहां पर अशोकन साइट्स पूछी हुई हैं, यहां हड़प्पन साइट्स पूछी हुई हैं, तो ये कॉमन साइट दोनों जगह तो नहीं हो सकती। हड़प्पन साइट और अशोकन साइट कॉमन कैसे हो सकती है, नेम कॉमन कैसे हो सकते हैं उनके।
तो यहाँ पर एक चीज एलिमिनेट करी जा सकती थी, और जब एक एलिमिनेट करी जा सकती थी तो दोनों में से एक या लगभग दो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते थे। तो ये शाहबाज गरी एक वन ऑफ द ऑप्शंस में दे रखा है पास में यूपीएससी ने। ये सारी चीजें इसलिए इशारा करती हैं इस तरफ की, इस बात की तरफ कि हायर लेवल के सोर्सेज से जाने से पहले जो आपको साइड में ये जो मैप या ये जो चुन्नी मुन्नी बनी होती हैं, जो बातें कर रही होती हैं कि जैसे ये साइड में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कोई कार्टून बना हुआ है, वो कुछ बोल रहा है, लड़का या लड़की जो बने हुए हैं, उनकी बातों को ध्यान से समझो, क्योंकि टेक्स्ट तो हर कोई पढ़ लेगा। टेक्स्ट के पीछे एक तो लैंग्वेज क्या है, जो आपको मैप डायग्राम फिगर दिए जा रहे हैं, साइड में जो बॉक्सेस दिए जा रहे हैं, उसकी नॉलेज को अपनाओ। ये काम हमारा 40% तो एनसीईआरटी कर देती है, बाकी 60% हमारा तमिलनाडु कर देता है, क्योंकि तमिलनाडु में प्रॉपर तरीके से डू यू नो के बॉक्सेस होते हैं, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें माँ करके रखना कि ये येलागुड़ी कहाँ पर है, मस्की कहाँ पर है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे अगर आपके सामने टर्म्स आ गए तो आप ये अशोकन साइड से यहाँ अशोकन पिलर्स या इंस्क्रिप्शंस पक्का मिले हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो मिल रखे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और क्योंकि अगर इतना टिप्स पे जब आ जाएगा तभी तो मैं बता पाऊंगा कि कौशंबी में कौन सा पिलर मिला और वो टोपरा के पिलर से कैसे अलग है। गिरनार में जो पिलर मिला वहां पर अशोका ने क्या बातें लिख रखी हैं जो कि मस्की में मिले हुए मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन से अलग है। मैं तभी तो इंस्क्रिप्शन आपको बता पाऊंगा, मैं इस लेवल तक लेकर जाने वाला हूं आपको। ठीक है, एक दिन हम पूरा का पूरा 1 या 2 दिन हम इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लगाएंगे कि अशोका की अलग अलग इंस्क्रिप्शन मतलब कहाँ पर है, और उसमें हम लोग सारा लेंगे ऑक्सफोर्ड की बुक जो आई है तमिलनाडु प्लस पूनम दलाल दहिया की बुक से। ठीक है, उतना करने के बाद बस अगर क्वेश्चन फंसता है तो वेल एंड गुड, नहीं फंसता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना फिल्म्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप तो क्या किसी का बाप नहीं जान पाएगा उसे फिर तो। अब एम्पायर्स किंगडम से कैसे अलग होते हैं? एम्परर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए पड़ते हैं एज कंपेयर टू किंग्स, बिकॉज एम्पायर जो होते हैं वो किंगडम से बड़े साइज के होते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी आर्मी चाहिए पड़ती है। बड़ी आर्मीज और बड़े एरिया का मतलब है ज़्यादा रिसोर्सेज। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी चाहिए पड़ते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो यानी कि अगर आपको कभी डिफरेंस आ जाए ना, जैसे एमपीपीएससी में 3 मार्क्स के भी मेंस का पेपर आता है, मेंस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेंस में मतलब 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये कभी डिफरेंस आ गया कि एम्पायर और किंगडम में डिफरेंस लिखो, तो ये सारे डिफरेंस आप यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। बस एग्जांपल ज़रूर दे देना कि जैसे ये मौर्यन एम्पायर और किंगडम में किसी भी महाजनपद का नाम लिखकर आप आ सकते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।